में कल हमने सीडीपी का पेपर 1 to 5 का 2019 देखा था पीवाईक्यू, एंड आज हम ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का क्लास 1 to 5 का पेपर देखेंगे। आप सभी को पता है कि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एंड ईवीएस में तो कंटिन्यूसली रिपीटेशन होती ही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा किनसे रिलेट कर पाते हैं? वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के लिए कहानियाँ और वृत्तांत होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसमें जो ऑप्शन टिक हैं वो राइट आंसर हैं, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं भी देख पाते हैं तो ऑप्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो इसके 3 ऑप्शन हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो ये तीनों ही राइट ऑप्शन है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन इसीलिए सिखाया जाता है, जानवरों का अवलोकन, ताकि वो क्रिएटिविटी उनके अंदर बढ़ पाए और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की स्किल सीख पाएँ। ओके, तो क्वेश्चन 3 देखिए, निम्नलिखित सीखने में कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? छोटे बच्चे सिर्फ उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा इंटरकनेक्ट कर पाते हैं जो उनको पता होती हैं। ठीक है, यानी कि जो उनको ज्ञात होती हैं। तो छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ही बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर हम उनको लेकर जाते हैं। ठीक है, जिससे बच्चे मतलब तन्मयता से पाठ को सुनते रहें, समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायक करता है। तो ग्रुप लर्निंग जो होती है वो इसीलिए हम उसको प्रमोट करते हैं ताकि बच्चा आपस में मिलकर सीख पाए, एक दूसरे को प्रमोट कर पाए, एक दूसरे को आगे बढ़ा पाए और क्लास में क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया बेहतर हो पाए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों ही राइट हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या होगा? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। तो इसके लिए सबसे अनुकूल क्या होगा? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप में अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करे और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करे। ठीक है, बच्चों के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसे क्रियाकलाप बच्चों को कराने चाहिए जिसमें बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और वो आपस में एक दूसरे को समझा पाएँ, उस चीज़ पर चर्चा कर पाएँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ठीक है, रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन देख लीजिए इसके, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझ लीजिए। पर्यावरण अध्ययन में वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं होता है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण स्कूल से विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। इस परीक्षण में शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि एक वर्ष में विद्यार्थी कितनी उन्नति की है, विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त किया है। ये वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है। ठीक है, तो ये राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का आकलन में दूर करना चाहिए? तो आकलन में संकेतकों का उपयोग, बच्चों को सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, या कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा है पर चर्चा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना। ठीक है, इस चीज़ को नहीं हमें करना चाहिए। सिर्फ हाँ या ना में अगर आप बच्चे को बता देंगे तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आकलन में नहीं होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो ये मैना होती है। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। आप जानते हैं कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के सबके तरीके अलग होते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो कौवा भिन्न होगा, क्योंकि और सभी जो जानवर हैं वो जलीय जीव हैं और कौवा हमारा मतलब उड़ता है, वो पक्षी है। क्वेश्चन 11 देखिए। ये एक मैचिंग है जहाँ पर कॉलम 1 में शहर और राज्य दिए हैं और दूसरे में पसंद किया जाने वाला भोजन है। तो हांगकांग में क्या चीज़ पसंद की जाती है? केरल, कश्मीर, गोवा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना है कि हांगकांग में पकाया हुआ सांप, केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली, गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये जो पकाया हुआ वाला जो वेजिटेबल्स का आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। घरों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 100% किसी ना किसी पेपर में मिलेगा ज़रूर। तो ये घर जो है किस जगह पर किस तरह के घर बनते हैं, लद्दाख में कैसे हैं, राजस्थान में कैसे, असम में कैसे, केरल में कैसे, ये चीज़ें आपको NCERT की बुक से पढ़ लेनी चाहिए। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों में रहती हैं। आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। मनाली, हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और सी राइट है। ठीक है, जो बी है वो नहीं। बांस के खंभों के घर यहाँ पर मनाली में नहीं बनाए जाते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बांस के खंभों के घर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है असम में बारिश होती है। ये यहाँ से समझ लीजिए आप अच्छे से कि असम में बारिश होती है। यहाँ पर घर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर मजबूत बांस से बनाए जाते हैं। तो बांस से बनाए हुए घर कहाँ पर होते हैं? असम में होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां या झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन जो है वो सही हैं? तो हमें पता है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे, तो ये भी सही है। और इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, ये भी सही है कि नहीं। और जो हाथियों के झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो सबसे ज़्यादा मतलब इसी के सारे फैसले होते हैं। ठीक है, तो आपके ये तीनों ही सही हैं। जो बी ऑप्शन है यानी कि जो 200 kg वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये 200 नहीं होगा। यहाँ पर कितना होगा हमारा? 100 kg। कितना होगा? 100 kg जो है वो खाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन हमेशा आते ही हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? तो गाजर, चुकंदर और मूली ये हमारी जड़ें हैं, इनको मूसला जड़ों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और हल्दी, आलू ये हमारे अदरक तना होते हैं। आलू को तो तना ही होता है, आप इसको जड़ मत समझ लीजिएगा। ओके, तो नंबर 15, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? ये आप 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये एज इट इज़ ही पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कोई व्यक्ति 29 नवंबर को 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत, गुजरात से नागरकोइल, केरल जाने के लिए बैठा है। ये ट्रेन सूरत से 1945 बजे चली। 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बतानी है आपको। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए कि ट्रेन के चलने की तिथि एवं समय क्या है? 29 नवंबर रात 19:45। ट्रेन में पहुंचने की तिथि क्या है? 11 दिसंबर 11:45। तो 29 नवंबर से 11 दिसंबर तक कुल समय कितना हुआ? 40 घंटा।
कुल दूरी आपको पहले ही दी गई है कि इतनी है, तो जब आपको समय और दूरी पता चल गया है तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप इसमें लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, 53 किलोमीटर पर आवर। अब हम 17 क्वेश्चन पर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो इसका ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, आप कर्णम मल्लेश्वरी का, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। इसका राइट आंसर कर्णम मल्लेश्वरी ही है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जब ये 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ये एज इट इज़ क्वेश्चन, ये जो लास्ट लाइन हमने बोली है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वो कितना वजन उठाती हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी जो एक्सप्लेनेशन है उससे भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। 18 क्वेश्चन देखिए। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो ये क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन है मलेरिया। ये सभी जानते हैं कि जब कौन सा बुखार ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मलेरिया। ये लास्ट लाइन इसमें है कि मलेरिया की दवाई कुनैन से बनाई जाती है, तो ऐसे पूछ लेते हैं कि मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। नेपिथिन्स ये पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में, मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसे होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। राइट है ये भी। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। जी नहीं, ये बड़े बड़े मेढक टाइप के और चूहे जैसे जो होते हैं उनको भी खा लेता है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जिसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकाल पाते। तो ये जो है ना, कोई आवाज़ वगैरह नहीं निकालता है, तो आप इसका राइट ऑप्शन ए और बी होगा। ठीक है, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन का, कि एक शिकारी पौधा है जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़ों को भी, छोटे छोटे जीवों का भी शिकार कर लेता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह की खुशबू छोड़ता है, आवाज़ नहीं निकालता। ओके, ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो नेपिथिन्स जो है वो क्यों कीड़े मकोड़ों का भक्षण, मतलब जो भक्षण करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारत की आज़ादी में पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी की समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो दांडी कहाँ पर है, गुजरात में। ओके, तो इन्होंने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया था। ओके, तो सभी जानते हैं गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। मैप आप अपने सामने टांग लीजिए और उसको रीड करते रहिए, तभी आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए। तो क्या नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये तो होना चाहिए। क्वेश्चन बी ऑप्शन बी देखिए। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, तो सटीक कौशलों का विकास। अब नेक्स्ट देखें। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी होना चाहिए। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि क्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों का संलग्न करना, तो ये सारे ही ACD आपके राइट आंसर हैं। तो क्या नहीं होना चाहिए, सटीक संख्यात्मक कौशल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती पर्यावरण समझ के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब 23 देखिए क्या है। किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है, उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X से ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, फिर वे B पर जाते हैं
जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी से ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन उत्तर पश्चिम है। आप ऑप्शन एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं कि डॉक्टर एक्स का घर है, घर से वो पहले कहाँ पर चला, 600 मीटर यहाँ पर चला, उसके बाद वो दक्षिण की ओर चला है 450 मीटर, तो दक्षिण हमारा नीचे साइड में, तो 450 मीटर यहाँ पर आ गए। फिर उन्होंने बताया पश्चिम की ओर बी दूरी से पश्चिम की ओर 90 मीटर 120 मीटर चला, तो 120 मीटर हमारा यहाँ पे आ गया। फिर उन्होंने बोला 120 मीटर से सी से वाई यानी कि उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर 90 मीटर की दूरी पर, तो उत्तर की ओर 90 मीटर पर चला। अब आपको ये वाली दूरी यहाँ पर जो डैश 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 करके दिखाई है, ये दूरी आपको बतानी है। तो ये दूरी आपकी कौन सी हो गई? उत्तर और पश्चिम की दूरी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए ये कौन सी दूरियाँ होती हैं। ये है उत्तर, ये पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, फिर ये जो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दूरी है ये हमारी उत्तर पूर्व हो गई, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दूरी है वो दक्षिण पूर्व हो गई। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराव कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम। मिजोरम के लोग फसल पकने पर गांव में त्यौहार मनाते हैं, साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मज़े करते हैं और चिराव नाच भी करते हैं। ओके, तो ये कैसा डांस होता है? डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते नाचते हैं, उसको चिराव डांस कहते हैं। ठीक है, 25 देखिए, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये इंगित करता है कि क्या इंगित करता है? ऑप्शन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं ऑप्शन? एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोज कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित हो गया, क्योंकि उसमें कौन एक्टिव है? बच्चा एक्टिव है, तो बाल केंद्रित आपका ऑप्शन ए ठीक है। 26 देखिए क्या है क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। कक्षा 1 और 2 में ये विषय नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्यावरण अध्ययन 1 और 2 में है या नहीं है, तो क्या है? 1 और 2 में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की भी बात है। ये याद रखिएगा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक नहीं है। ओके, 27 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्लास 2, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की बुक नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बी देखिए, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि गणित के माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं, 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की बुक नहीं है। तो यानी कि आप एलिमिनेशन के द्वारा भी आप ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये 3 ऑप्शन आपके नहीं हैं तो हमारा लास्ट का ऑप्शन है वो होगा। ठीक है, तो डी है, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आप इसका देख लीजिए। 28 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका ए, बी और सी ये राइट आंसर है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना के लिए महत्वपूर्ण यही होता है कि बच्चे एक्टिव हो जाएं, उसमें अच्छे से भाग लें, वो समुदाय के सदस्य हों और उनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
वो भी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी व्याख्या और परिभाषा, इस पर हमें इतना नहीं फोकस करना है। तो 29 ऑप्शन आप क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो इसका ऑप्शन के लिए आप सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि इसके जो होते हैं कौन कौन से जो एक मिनट, कि आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 परिवार एवं मित्र की उप थीम है। जबकि भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये पर्यावरण अध्ययन की थीम है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। थीम पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी थीम नहीं है, कौन सी थीम है। क्वेश्चन 3 ये लास्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, क्या चीज़ होनी चाहिए शिक्षक के लिए। कि पर्यावरण अध्ययन में 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना। तो हम सिर्फ पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित नहीं रहते, हमें पर्यावरण में जाकर बच्चों को समझाना होगा, ठीक है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो कॉन्सेप्ट देना, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्या ज़रूरी है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे भी हम जितने भी PYQ हैं वो इसी तरह से कराते रहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें।